जो होता है हम वहाँ पे उसको जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करेंगे, ऑर्गेनिज्म जैसा है उसको उसी फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें दही बनानी है घर पे, तो क्या करेंगे, हम थोड़ी सी जामल लेंगे, उसको दूध में मिलाएंगे और वो दही बन के तैयार होगी। क्या हमारी मम्मी को या दादी को ये पता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो दही बना रही है? नहीं पता है। सिर्फ उनको इतना पता है कि हाँ दूध से दही बन रही है और थोड़ी सी जामल इस्तेमाल करें। जामल में एक्चुअली है क्या, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या काम करता है, उसको फर्मेंट करता है और दही बनाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर डबल रोटी वगैरह बनती है तो उसमें भी क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक माइक्रोब से जो कि फंगस है, कवक है, सैक्रोमाइसिस सेरेडिसेइया उसका नाम होता है। वो क्या करता है, डबल रोटी बनाने में काम आता है, बेकर्स ईस्ट होता है इसमें। और वही ईस्ट इस्तेमाल होता है वाइन इंडस्ट्री में, शराब बनाने में। तो उसका भी इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, वो भी शराब बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। तो वाइन इंडस्ट्री में, डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, दूध से दही बनाने में, इन ये सब के एक तरीके की ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी है। और ये जो है काफ़ी समय पूर्व से चलती आ रही है। यानी कि हमारे घर में सब लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है कि यहाँ पे उसको ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है, नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करना मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीन्स में बदलाव लाते हैं। जीन्स में बदलाव लाना मतलब कुछ हम ऐसे जीन्स अपने लिए चाहते हैं जो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक, मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो, वो जीन्स हम चाहते हैं। तो उसको कैसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेसिंग है ना। तो ये सारी टेक्निक है जिसके माध्यम से उसको मॉडिफाई करते हैं। और हम जो हमें जीन चाहिए है उसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करने के बाद उसका हम प्रोडक्ट मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आती है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक संस्था है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नाम सुना ना, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये क्या कहती है, नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों, कोशिकाओं, अंगों और आणविक अनुरूपों का समायोजन क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या बेटा, प्राकृतिक विज्ञान, पहले तो नए उत्पादों और सेवाओं के लिए क्या होता है, नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, अंगों, कोशिकाओं और उनके आणविक अनुरूपों का समायोजन क्या कहलाएगा, जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा। तो ये एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच। अब सवाल उठता है कि मॉडर्न में हम ट्रेडिशनल को शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मॉडर्न में हम दोनों पहलू देखेंगे, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दोनों पहलू देखेंगे, परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी को भी देखेंगे और जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है उसको भी शामिल करेंगे। तो मॉडर्न में यहाँ पे दोनों बातें आती हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी एक रिकॉम्बिनेंट, उससे पहले एक बात की थी कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उसके दो प्रिंसिपल बताए थे, एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि डीएनए में हम बदलाव लाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि डीएनए में हम बदलाव लाते हैं। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम संदूषण मुक्त यानी कि कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करके बनाते हैं ताकि हमें जो माइक्रोब चाहिए वही मिले, उसके अलावा कोई दूसरा सूक्ष्म जीव वहाँ पे ना मिले। अगर कोई दूसरा सूक्ष्म जीव होगा तो क्या करेगा, हमारा जो कल्चर मीडिया है उसको क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा, मतलब दूषित करेगा। ठीक है, और जो हमें जीव चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये क्या होता है कि कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, और एक इसके तहत होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के तहत होता है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद हमने बात की थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, बेसिक के बारे में बात की थी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है वास्तव में। तो दो साइंटिस्ट का नाम लिया था, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरम के प्लाज्मिड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। वो कैसे बनाया था, क्योंकि साल्मोनेला टाइफीम्यूरम के जो प्लाज्मिड है वो कैसा होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब समझते हो, अगर हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक से मारने की कोशिश करेंगे तो मरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कैसा है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी है। वजह क्या है, उसके पास एक ऐसा जीन है जो उससे एंटीबायोटिक से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है ना, तो ये कहाँ है, ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरम के प्लाज्मिड के पास है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरम के प्लाज्मिड से वो जीन निकाला। वो कौन सा जीन, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसको निकाला। उसको निकालने के बाद उन्होंने वेक्टर में उसको इंसर्ट कराया। वेक्टर में क्या करा, उस जीन को उन्होंने वेक्टर में डाला और उस वेक्टर को क्या करा, फिर होस्ट सेल में डाला। होस्ट सेल में डाला जहाँ वो वेक्टर क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा। रिकॉम्बिनेशन करेगा मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाएगा उस जीन की। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑपरेट होती है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे टूल्स यानी साधन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साधन क्या होते हैं।
फिर उसमें देखा था हमने एंजाइम्स देखा था। उसके बाद हमने बात की थी वेक्टर्स के बारे में बात की थी और होस्ट के बारे में बात की। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था इसमें टूल्स पढ़ रहे थे। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स मतलब साधन क्या है। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे पहला था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सीधे एंजाइम लिखना है, एंजाइम्स। दूसरा क्या था बेटा वेक्टर था, आप लोग लिख चुके हो कल? हाँ सर लिख चुके हो, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो वेक्टर है दूसरा, और थर्ड क्या हमारा होस्ट सेल, ठीक है। तो एंजाइम में हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे क्या क्या एंजाइम मिलेगा। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलेगा, इसको हिंदी में क्या होता है प्रतिबंधक एंजाइम बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा। उसके बाद हमने बात की थी डीएनए लाइगेज मिलेगा, और एक एंजाइम और बोला था एल्केलाइन फॉस्फेटेज मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 4 एंजाइम देखे थे, उनके नाम क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर था हमारा डीएनए पॉलीमरेज, फिर क्या था हमारा डीएनए लाइगेज था, और लास्ट में था एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये हमारे एंजाइम है। जो एंजाइम हमें यहाँ पे पढ़ना है वो ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी हम लोग कल बात कर रहे थे, तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ लिखा था कल, इसके बारे में शायद कुछ थोड़ा बहुत लिखा था, ठीक है। तो जितना हम लोगों ने लिखा था उसको एक बार केवल ओरली सुन लो क्या होता है। देखो बेटा, बैक्टीरिया में 2 एंजाइम देखे गए थे, जिसमें पहला था मेथाइलेज और दूसरा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया में एक तरीके को बैक्टीरिया को प्रतिरोध प्रदान करते हैं। किससे प्रदान करते हैं? बैक्टीरियोफेज के प्रति, ठीक है ना। ये दोनों एंजाइम बैक्टीरिया को प्रतिरोध प्रदान करते हैं, किसके प्रति? बैक्टीरियोफेज के प्रति। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो जीवाणु कोशिका को नष्ट करता है। और जो जीवाणु में जो एंजाइम मिले हमें वो क्या थे? मिथाइलेज थे, और क्या था? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मिथाइलेज क्या करता है? मिथाइल ग्रुप जोड़ता है बैक्टीरिया के डीएनए में, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को कट करता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? जो कि अनमिथाइलेटेड डीएनए है, अनमिथाइलेटेड डीएनए किसका होगा? बैक्टीरियोफेज का, ठीक है, क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा होगा। तो उसको पहचानेगा और उसको काटेगा। काटना मतलब बैक्टीरियोफेज को नष्ट करेगा, ठीक है। और अपने डीएनए को बचाएगा। कैसे बचाएगा? क्योंकि उसके डीएनए में क्या है? मिथाइल ग्रुप वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट थी वहाँ पे दोनों एंजाइम की, जो कि क्या करते हैं? बैक्टीरिया के एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज के प्रति बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसी को कहा गया हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैचर बोलते हैं। तो जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैचर। इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर का मतलब कैचिंग, ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे इसको आणविक कैचिंग। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हिंदी में लिखते हैं बेटा प्रतिबंधन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा प्रतिबंधन एंजाइम। इसको हिंदी में लिखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है। तो हमने एक बात और की थी कल कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है हमारा? हिंट सेकेंड। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? हिंट सेकेंड, HIND और रोमन का सेकेंड, ठीक है। तो जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है हमारा? जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RE लिखते हैं। इसको शॉर्ट में R और E लिखते हैं। शॉर्ट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या लिखेंगे? RE। तो जो हमारा फर्स्ट RE है, R और E, ये क्या है? हिंट सेकेंड। H का मतलब है यहाँ पे हीमोफिलस
और IN का मतलब है इन्फ्लुएंजी, यानी कि एक तरीके के बैक्टीरिया से मिला है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसका पूरा नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हिंद सेकेंड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है किससे मिल रहा है? एक बैक्टीरिया से मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हमारा? हिंद सेकेंड है। अब बात करते हैं वास्तव में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है। अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे क्या? देखो, ये ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए को कट करते हैं या काटते हैं कुछ विशेष स्थानों पर। ऐसे एंजाइम जो डीएनए को कुछ विशेष स्थानों पर काटेंगे उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लो, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को कुछ विशेष स्थानों पर काटते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो डीएनए को कुछ विशेष स्थानों पर काटते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ काटने का मतलब क्या हो, जरा इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ काटने का मतलब क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ काटने का मतलब क्या होता है? देखो, काटना मतलब ये तो नहीं है ना कि आरी लेके पहुंच गया उसको काट दिया, ये नहीं है ना। काटना मतलब डीएनए है तो डीएनए के बॉन्ड को तोड़ना, और वो बॉन्ड क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एंजाइम्स यहाँ पे पूरा लिखा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम दैट कट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट स्पेसिफिक साइट्स इन डीएनए, क्या बोलेंगे बेटा उसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलेंगे इसको। इसी को बोलते हैं आरई, ठीक है। यहाँ काटने का मतलब है कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना है ना उसको तोड़ना, ठीक है ना। काटने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना है ना उसको तोड़ना, ठीक है। और तोड़ने का काम कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम को क्या बोलेंगे बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। That cut phosphodiester bond at specific location या specific sites in DNA are known as restriction enzyme। तो भाई हमने हिंदी में भी लिखा है और यहाँ पे उसको इंग्लिश में लिखा है, दोनों की बात, ठीक है ना। इसको जरा अंडरलाइन करो, स्पेसिफिक साइट्स, विशेष स्थल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेष स्थल। स्पेसिफिक साइट्स को अंडरलाइन करो और जरा इसको दोबारा समझो। इन्हीं स्पेसिफिक साइट्स को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में। इन्हीं स्पेसिफिक साइट्स को क्या बोलते हैं? इन्हीं स्पेसिफिक साइट्स को इन्हें ही क्या बोलेंगे? पहचान स्थल बोलते हैं। इन्हें ही क्या बोलते हैं? पहचान स्थल। इन्हें ही पहचान स्थल कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्हें ही क्या बोलेंगे? पहचान स्थल। पहचान स्थल का मतलब क्या है? कि डीएनए में स्थित वो स्थान जिसे कौन पहचानेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानेगा, ठीक है। और वहीं से क्या करेगा? वो डीएनए को काटेगा। पहचान स्थल का मतलब ये, इन्हें पहचान स्थल कहा जाता है। इसके नीचे एरो देके लिखो बेटा, यहाँ पे इसके नीचे एरो देके लिखो। इन पहचान स्थलों में एक विशेष प्रकार की
सिमेट्री, एक विशेष प्रकार की सिमेट्री, एक विशेष प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है जिसे पैलिंड्रोम कहते हैं, जिसे पैलिंड्रोम कहते हैं, जिसे पैलिंड्रोम कहते हैं। ये बताइए, जिसे पैलिंड्रोम कहते हैं। जिसे पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक, सवाल ये होता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है। सवाल ये है कि पैलिंड्रोम क्या होता है, जरा पैलिंड्रोम को समझने में क्या होता है। ठीक है, कितना हो गया, इसको मैं इरेज कर दूं। जिसको क्या बोलेंगे बेटा, पैलिंड्रोम कहते हैं। अब सवाल ये है कि पैलिंड्रोम क्या होता है। हम लोग बात कर रहे हैं पैलिंड्रोम। हिंदी का एक शब्द लिखता हूं, एक नहीं बल्कि दो शब्द लिखूंगा, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। हिंदी का एक शब्द है मलयालम, और एक शब्द है रबर। ठीक है, ये सिर्फ पैलिंड्रोम को समझाने के लिए होता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते क्या हैं? देखो बेटा, हिंदी का एक शब्द है मलयालम। मलयालम को अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो मलयालम, ठीक है। अगर हम इसको पीछे की साइड से पढ़ेंगे यहाँ से, तब भी क्या पढ़ेंगे, मलयालम। जरा दोनों तरफ से उसको पढ़ के देखो, कोई बदलाव आ रहा है? कोई बदलाव आया? नहीं आया। दैट मीन्स ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ठीक है, रबर, इसको इधर से पढ़ो या इसको इस डायरेक्शन से पढ़ो, कोई बदलाव आया? नहीं आया। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरह की सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब एक ओरिएंटेशन होता है। अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें तो भी वही पढ़ा जाएगा, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें तो भी वही पढ़ा जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे बेटा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये तो हमने हिंदी के शब्द लिख दिए, ठीक है, एज इट इज। लेकिन अब वास्तव में पैलिंड्रोम का मतलब अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सेंस में देखें और डीएनए के सेंस में देखें तो क्या है, जरा यहाँ देखो। हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा था, हिंड सेकेंड। दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग नाम लिख रहे हैं इको R1। ये सेकेंड एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इको R1। ये क्या है बेटा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अब चलो यहाँ ध्यान देना, मैं इस शब्द को बिठा रहा हूँ, एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उस पर, और यहाँ पे डीएनए का एक टुकड़ा बनाता हूँ। देखो बेटा, ये डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड बनाया है, यानी कि उसका पहला स्ट्रैंड। अब इसको आगे जुड़ जाते हैं, तो ये क्या डायरेक्शन दे देंगे हम इसको, 5 प्राइम से 3 प्राइम हमने नाम दिया इसको। ठीक है, अब इसके अपोजिट स्ट्रैंड में क्या होगा, जरा आप लोग बताओ। जी के सामने कौन आएगा, जी के सामने कौन आएगा, सी आएगा। ए के सामने कौन आएगा, इसके सामने, ए के सामने, और टी के सामने, और यहाँ पे जी। जरा इसको इधर से पढ़ के देखो और इधर से पढ़ के देखो, क्या सेम है, सेम है। तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहलाता है। अब इसकी ओरिएंटेशन लिख दो यहाँ। ये हमने पढ़ा था 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, हम इसको पढ़ेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में। अगर हम यही वाला लें, इसको घुमा दें ऊपर वाले को, तो यही तो बन जाएगा ना। अगर इस वाले स्ट्रैंड को घुमा दें तो यही तो बन जाएगा ना, ठीक है ना। GAATTC, अब यहाँ से पढ़ो ना, GAATTC, सेम है ना। तो ऐसे ही सीक्वेंस क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहलाते हैं, जो कि डीएनए में मौजूद होते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहलाते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, डीएनए में मौजूद होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। कहाँ मिलेंगे, डीएनए में मौजूद होते हैं, डीएनए में मौजूद होते हैं।
ठीक है। और ये किसके लिए है? इस वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। ये कौन से एंजाइम के लिए है, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए? तो उसकी बात करें तो इको R1 के लिए। हर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रति, या यूं कहे इसको कि प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक स्पेशल पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। और ये वाला जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस लिखा है किसके लिए? इको R1 के लिए, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे पहले हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखो यहाँ पे, इको R1। ये हमारा क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और ये किस सीक्वेंस को पहचानेगा? ये सीक्वेंस लिखो DNA, ठीक है। और ये कट कहाँ से लगाएगा? ये कट बेटा यहाँ से लगाएगा, ये यहाँ से इसको काटेगा, यहाँ से कट लगेगा, इससे यहाँ से इसमें कट लगेगा, ठीक है। बात समझ आ गई? तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होगा समझ में आया? हिंदी के लेटर वहाँ बना लेना, हिंदी के लेटर वहाँ पे समझ लेके बना लेना, मलयालम और रबर, ठीक है। बाद में हमारा जो एक्चुअल जो DNA के रेफरेंस में पढ़ना है वो ये है इको R1। और इको R1 के लिए जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है वो क्या है? GA-TC। अगर इसको पढ़े तो इसको जोड़े में पढ़ना बेटा, GA यानी GA-TC, ठीक है। ये हो गया। तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस का इसको बनाओ, ठीक है बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी समझ में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी समझ में क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। कहाँ से तोड़ेगा? कुछ विशेष स्थल से तोड़ेगा, जिनको क्या बोलेंगे? पहचान स्थल बोलेंगे। और इन्हीं पहचान स्थल में एक विशेष सिमेट्री पाई जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। और पैलिंड्रोम होता क्या है? ये DNA में मौजूद विशेष सीक्वेंस होते हैं जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है। और अगर इन सीक्वेंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें तो ये एक जैसे ही पढ़ेगा। जैसे इसको अगर यहाँ से पढ़ोगे तो GA-ATTC, अगर इसको यहाँ से पढ़ोगे 5 प्राइम से पढ़ा है ना, तो 5 प्राइम से यहाँ भी पढ़ो GA-ATTC। तो चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन पढ़ो या बैकवर्ड डायरेक्शन पढ़ो, सेम पढ़े जाएंगे। बस ओरिएंटेशन याद रखना, 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हैं तो इसको भी कहाँ से पढ़ेंगे? 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। एक नोट करके लिखो, स्मिथ नादान, नादान नहीं पढ़ोगे इसको, नादान नहीं पढ़ना, नादान पढ़ना, ठीक है। स्मिथ नादान एंड आर्वर, स्मिथ नादान एंड आर्वर। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज में, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज में विशेष योगदान दिया। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज में विशेष योगदान दिया। और इन्हें 1978 में, 78 मतलब 1978, 1978, और इन्हें 1978 में चिकित्सा में, और इन्हें 1978 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट बना के लिखो, नोट पे लिखो चाहे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
दो प्रकार के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, डैश नंबर 1। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, डैश नंबर 1। जरा यहाँ नंबर 1 में लिखो, restriction exonuclease, नंबर 2 लिखो, restriction endonuclease। ठीक है बेटा, जरा ये समझो क्या क्या होते हैं बोर्ड पे। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो एक्सो का मतलब है बाहर, एंडो का मतलब है भीतर। एक्सो का क्या मतलब है बाहर और एंडो का मतलब है भीतर। तो ऐसे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल को सिरों पे काटेंगे वो क्या कहलाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। सिरा मतलब कहाँ होगा, सिरा बाहर की तरफ होगा ना। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल को सिरे की तरफ काटेंगे वो क्या कहलाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल को भीतर की तरफ से काटेंगे वो क्या कहलाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाएंगे। ठीक है ना, दोनों बातें समझ गए। तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस के बारे में लिखो, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए अणु को सिरों पर काटते हैं, सिरा मतलब कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए अणु को सिरों पे काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कहलाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कहलाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कहलाते हैं। नंबर 2 लिखो बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए अणु को मध्य में काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है बेटा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में इतना तो हम लोग को पढ़ना। अगला जो टूल है हमारा, अगले जो टूल में पढ़ रहे थे, अगला टूल क्या है, वेक्टर। नंबर 2 करके लिखोगे बेटा, वेक्टर। अगला टूल क्या है हमारा, नंबर 2 पे लिखो वेक्टर, और इसको कहते हैं संवाहन वेक्टर। जरा इसको समझने की कोशिश करो क्या होता है। देखो वेक्टर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो क्या करेगा, अपने में दूसरे डीएनए अणु को समाहित करेगा। ठीक है, और उसे कहाँ ले जाएगा, होस्ट सेल में ले जाएगा। क्या होता है, ये एक डीएनए अणु होता है जो किसको कैरी करता है, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को, जो इस मतलब कि या फॉरेन डीएनए सेगमेंट को वहाँ पर 3 नाम दे सकते हैं, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, फॉरेन डीएनए सेगमेंट या एलियन डीएनए, तीनों की बात। और हिंदी में इसको क्या बोलोगे, वांछित डीएनए। वांछित मतलब जिसकी हमने इच्छा की है या कामना की है कि हमें ये जीन यहाँ पे चाहिए, तो वो जीन हम किस में लाएंगे, वेक्टर में लाएंगे। तो वेक्टर क्या करेगा, उसको कैरी करेगा, कैरी करना मतलब अपने साथ रखेगा उसको, और हम उस वेक्टर को कहाँ ले जाएंगे, फिर होस्ट सेल में ले जाएंगे, जहाँ वो वेक्टर क्या करेगा,
मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे डीएनए अणु को क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, ये क्या होता है, वेक्टर के बारे में बता दीजिए क्या होता है। वेक्टर डीएनए अणु होते हैं, वेक्टर डीएनए अणु होते हैं जो वांछित डीएनए टुकड़े को वांछित डीएनए टुकड़े को अपने में समाहित करते हैं, और परपोषी कोशिका के अंदर पहुंचकर मल्टीप्लाई करते हैं, और परपोषी कोशिका के अंदर पहुंचकर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब अपनी बहुत सारी कॉपी बनाते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अपनी बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर समझ में आया। जरा यहाँ पे देखो वेक्टर होता क्या है। अगर हम इसको लिखें तो वेक्टर क्या है बेटा, डीएनए मॉलिक्यूल है। इसको अगर एक लाइन में समझने की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर को क्या बोलेंगे, डीएनए वेहिकल। अगर एक लाइन इसको समझो तो क्या हो जाएगा, डीएनए वेहिकल, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए वेहिकल होता क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या काम करेगा, डीएनए मॉलिक्यूल डेट कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट, जो हमने हिंदी में लिखा है वही यहाँ पे लिखो। अच्छा, इसी फॉरेन डीएनए सेगमेंट को क्या बोलोगे, डिजायर्ड जीन या सेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट या जीन की बात, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। और इसी का एक नाम और हो जाएगा एलियन डीएनए, और हिंदी में लिखो इसको वांछित डीएनए, ठीक है ना। तो इसके नाम हो गए, या उसको आप फॉरेन डीएनए सेगमेंट बोलो, या उसको डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट बोलो, या एलियन डीएनए बोलो, या वांछित डीएनए बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट, ठीक है, जो कि फॉरेन डीएनए सेगमेंट को खुद में समाहित करेगा, ठीक है। और रेप्लिकेट कहाँ करेगा, रेप्लिकेट यानी कि मल्टीप्लाई कहाँ करेगा, मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट एक ही बात है, रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल। तो होस्ट सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, परपोषी कोशिका, इसी को बोलते हैं बेटा परपोषी कोशिका। ये आपका वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये वेक्टर कहलाता है, इसको नोट करो। अच्छा, वेक्टर के तौर पे जिस डीएनए अणु का इस्तेमाल होगा उसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो हम लोगों ने कुछ की कल बात की थी, वहाँ पे बैग की बात की थी, यैक की बात की थी, रेट्रोवायरस की बात की थी, और एक लिख के काट दिया था बैक्टीरियल फेजेस की भी बात की थी। तो बैक्टीरियल फेज भी ये होते हैं बैक्टीरिया के तौर पर, वेक्टर के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले डीएनए अणु के नाम लिखो, या सीधे सीधे उसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखो कि वेक्टर के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो क्या है, जरा यहाँ पे लिखो। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बैक्टीरियोफेज को ही ले लेते हैं, बैक्टीरियोफेजेस, ये वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है? रिट्रोवायरसिस। रिट्रोवायरसिस हमने कल देखा था एग्जाम्पल के तौर पे। एक एग्जाम्पल क्या है हमारा? बैग। एक एग्जाम्पल क्या है? यैग। और एक एग्जाम्पल और लिख लो, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी क्या होता है बेटा? वेक्टर का काम करता है। और प्लाज्मिड होता क्या है? हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। यानी कि जो मेन गुणसूत्र है उसके अतिरिक्त कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेक्टर का काम करते हैं। इनको लिखो। और जरा BAC की और YAC की फुल फॉर्म बताओ तो क्या होगी? कल पढ़ा था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और यह की फुल फॉर्म क्या होती है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये एक बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, बैग की फुल फॉर्म और यह की फुल फॉर्म आ चुका है एक बार ये। ठीक है, चलो तो वेक्टर के बारे में चलिए। अगला आइटम छोटा सा, वेक्टर, अच्छे वेक्टर की विशेषता। अच्छे वेक्टर की विशेषता। तो कुछ यहाँ पे बातें लिखा, उसको जरा ध्यान देना क्या है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, बेटा अभी आप लोग लिखोगे नहीं, सिर्फ मैं लिखूंगा। पहली विशेषता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी विशेषता है सेलेक्टेबल मार्कर। और रिकॉग्निशन साइट। तीसरी विशेषता है रिकॉग्निशन साइट। और चौथी विशेषता है इसका आकार, मतलब साइज। ठीक है ना? तो ये इसकी चार विशेषताएं हैं जो कि एक अच्छे वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। एक अच्छे वेक्टर के अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो उसमें पहली विशेषता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी विशेषता है सेलेक्टेबल मार्कर। तीसरी विशेषता है रिकॉग्निशन साइट। और चौथी विशेषता है साइज। तो पहला वाला लिखो जरा यहाँ पे, रिकॉग्निशन सॉरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहली विशेषता है इसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वाला लिखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहली विशेषता। फिर इसको समझो ये होता क्या है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वाला शब्द एक बार आ चुका है, ये कहाँ आया था बताओ? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक शब्द ये वाला आ चुका है, ये कहाँ आया था? जब हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे ना, वहाँ आया। कहाँ आया? जब हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे वहाँ आया। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है? ये कुछ विशेष स्थान होते हैं जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा। कुछ विशेष स्थान जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा, यानी कि डीएनए की नई कॉपी बनना शुरू होगा, वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? ये कुछ जीन्स होते हैं, ये कुछ जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट को पहचानते हैं। ट्रांसफॉर्मेट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेक्टर, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हैं या नहीं है, उनको पहचानेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर कहलाएगा। रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट का मतलब पहचान स्थल। ठीक है ना, रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या होगा? पहचान स्थल। इसके पास कुछ विशेष पहचान स्थल भी होते हैं। ठीक है, और साइज क्या? वेक्टर का साइज छोटा होना चाहिए, बड़ा? साइज भी छोटा होना चाहिए भाई। अगर साइज छोटा होगा तभी तो हम उसको होस्ट सेल में क्या करेंगे? इंसर्ट करा पाएंगे। अगर इसका साइज बड़ा है तो इसको होस्ट सेल के अंदर भेजने में दिक्कत होगी। तो साइज का कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये विशेषता है, जरा इनको लिखो फटाफट। तो पहली विशेषता बेटा लिखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहली विशेषता है हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यह वह अनुक्रम होता है, यह वह अनुक्रम होता है
यह वह अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। और जब कोई डीएनए इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, और जब कोई डीएनए इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब वह परपोषी कोशिका के अंदर रेप्लिकेशन कर सकता है, तब वह परपोषी कोशिका के अंदर रेप्लिकेशन कर सकता है। तो रेप्लिकेशन शब्द का मतलब पता है ना कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन कहलाएगा, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही है, ऐसे अनुक्रम को क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। अगली विशेषता लिखो बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर। अगली विशेषता है सेलेक्टेबल मार्कर। एक अच्छे वेक्टर के पास एंटीबायोटिक प्रतिरोधी मार्कर जीन ये ना, मार्कर ये है और आगे जीन जो है, मार्कर जीन होने चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक का नाम लिखेंगे बेटा, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक का नाम लिखो यहाँ पे, एम्पिसिलिन, जैसे इस तरीके से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, अगला लिखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ATC करता है। ये क्या है? सारे के सारे सिलेक्टेबल मार्कर है। ये क्या बेटा? ये भी एक सिलेक्टेबल मार्कर है और ये भी क्या है? एक सिलेक्टेबल मार्कर। ये दोनों एग्जांपल है सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये दोनों ही क्या है? एक वेक्टर के लिए सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है, ठीक है। तीसरी विशेषता है रिकॉग्निशन साइट। वांछित डीएनए को जोड़ने हेतु संवाहक में एक या कुछ पहचान स्थल होने चाहिए।
होने चाहिए। यदि ये पहचान स्थल ना हो तो, यदि ये पहचान स्थल ना हो तो वांछित डीएनए को संवाहक में जोड़ना कठिन हो जाता है। तो वांछित डीएनए को संवाहक में जोड़ना कठिन हो जाता है। वांछित डीएनए को संवाहक में जोड़ना कठिन हो जाता है। अगली विशेषता है साइज। वेक्टर का आकार एक औसत आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। वेक्टर का आकार एक औसत आकार से, वेक्टर का आकार एक औसत आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेक्टर का आकार औसत आकार से बड़ा होगा, क्योंकि अगर वेक्टर का आकार औसत आकार से बड़ा होगा तो इसे परपोषी कोशिका के अंदर, परपोषी कोशिका के अंदर स्थानांतरित करना, परपोषी कोशिका के अंदर स्थानांतरित करना कठिन होगा। परपोषी कोशिका के अंदर स्थानांतरित करना कठिन होगा। वेक्टर का एक एग्जाम्पल और लिखो वहां पे। वेक्टर का एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, PVR 322। ये भी क्या है? एक वेक्टर है। ये भी क्या है? एक वेक्टर है, जो कि कैसा है? ये प्लाज्मिड वेक्टर है। जो कि कैसा है? ये प्लाज्मिड वेक्टर। PVR 322 ये एक वेक्टर है जो कि कैसा है? ये प्लाज्मिड वेक्टर। इसका भी नाम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या एक वेक्टर है, और कैसा वेक्टर है? प्लाज्मिड वेक्टर। छोटा सा हेडिंग इसी में लिखोगे। कल मैं नहीं आऊँगा, ठीक है? तो सर आप अगला है पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संभावना। पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संभावना। पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संभावना। देखो बेटा, यहाँ ध्यान देना है, बस 2 दिन अब यहाँ ध्यान देना है। देखो हमारा जो हेडिंग है, पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संभावना। पहले इस हेडिंग को समझने की कोशिश करो। हमने क्या कहा? देखो बेटा, जीन क्लोनिंग क्या है?
या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहें या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये तीनों बातें एक ही है। जीन क्लोनिंग बोलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलो या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो, तीनों एक ही बात है। पहली बात ये हमने बोला, हेडिंग हमारी है पौधों का जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संभाग, ठीक है। तो यानी कि ऐसे वेक्टर जो पौधों और जंतुओं के लिए संवाहक का काम करें, ऐसे वेक्टर जो पौधों और जंतुओं के लिए संवाहक का काम करें, अर्थात उनके जीन को वहाँ पे ट्रांसफर करें, वो क्या कहलाएंगे, पौधों और जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए संवाहक कहलाएंगे, ठीक है। तो पौधों में कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और जंतुओं में कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, बात हम इसकी करेंगे। हम लोग देख रहे थे, तो पहला है पौधों के लिए वेक्टर, पौधों में जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर, पौधों में जीन क्लोनिंग के लिए संवाहक, संवाहक कोई बेटा वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले पौधों वाले में देखते हैं, तो इसमें जो इस्तेमाल होता है, जो वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वेक्टर के तौर पे जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है एक्रोबैक्टीरियम, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ट्यूबिफेसियंस। एक मिनट स्पेलिंग चेक कर लो, लिखो पूरा बता देंगे जरा। ट्यूबिफेसियंस, एक मिनट, ट्यूबिफेसियंस। ये नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होता है पौधों में वेक्टर के तौर पर, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में जीन क्लोनिंग के लिए होने वाले संवाहक का नाम बताइए, क्या बताओगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। अब जरा इसको सुनो ही होता है, नाम देखो जरा क्या है, ट्यूबिफेसियंस। मतलब क्या होता है कि पौधों में ट्यूमर पैदा करने वाला बैक्टीरिया, ट्यूबी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्यूमर कॉज करने वाला, यानी कि एक तरीके से ट्यूमर क्या होता है, कैंसर होता है। तो पौधों में कैंसर कॉजिंग बैक्टीरिया को क्या नाम दे रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। बात नहीं, तो पौधों में ऐसा बैक्टीरिया जो कैंसर पैदा करता है उसको क्या नाम देंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। तो ट्यूबिंग का मतलब यहाँ पे ट्यूमर, और ट्यूमर क्या होता है, कैंसर, ठीक है ना। तो पौधों में जो ट्यूमर पैदा करेगा या कैंसर पैदा करेगा उसको नाम क्या देंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले तो इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इन द सेंस, जो इस बैक्टीरिया में जो ट्यूमर के लिए जिम्मेदार जीन है उसको हटा देंगे। क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया में ट्यूमर के लिए जिम्मेदार जीन है, मतलब जो ऐसा कोई जीन है जो कि बैक्टीरिया के पास उपस्थित है और जो कि पौधों में क्या कर रहा है, ट्यूमर कर रहा है, तो ऐसे जीन को हटा देंगे और उस जीन के स्थान पर कोई ऐसा जीन जोड़ेंगे जो कि हमें पौधों में ले जाना है। बात समझ आ गई। ट्यूमर वाला जीन हटा के, ट्यूमर वाले जीन को हटा के यहाँ पे कैसा जीन जोड़ना है जो पौधों के लिए लाभदायक है, उस जीन को जोड़ना है। और उसके बाद इस जो बैक्टीरियम है हमारा एग्रोबैक्टीरियम, इसका इस्तेमाल करना है वेक्टर के रूप में। बात समझ में, क्योंकि हम ट्यूमर का जीन जब तक हटाएंगे नहीं तो वो क्या करेगा, पौधों में ट्यूमर पैदा करेगा, यानी कैंसर बनाएगा। जब तक हम इस कैंसर कॉजिंग जीन को नहीं हटाएंगे तब तक ये पौधों में कैंसर पैदा करेगा। और जैसे ही हम इस कैंसर कॉजिंग जीन को हटा देंगे और इसकी जगह हम ऐसा जीन डालेंगे जो हमें पौधों में चाहिए, जिसे हम पौधों में ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ही इसको क्या करेंगे, वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही है। चलो कितना पहले यहाँ इसके बारे में 2-3 लाइनें। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस कई द्विबीजपत्री पौधों में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस कई द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर का कारण होता है, ट्यूमर का कारण होता है। इसके पास
इसके पास डीएनए का एक टुकड़ा होता है जिसे, इसके पास डीएनए का एक टुकड़ा होता है जिसे टीडीएनए कहते हैं। इसके पास डीएनए का एक टुकड़ा होता है जिसे टीडीएनए कहते हैं, और यही टीडीएनए पौधों में कैंसर रोग उत्पन्न करता है, और यही टीडीएनए पौधों में कैंसर रोग उत्पन्न करता है। और यही टीडीएनए पौधों में कैंसर रोग उत्पन्न करता है। तो इसका पैराग्राफ देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, यदि हम टीडीएनए को, यदि हम इस टीडीएनए को, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा यदि हम इस टीडीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा यदि हम इस टीडीएनए को अच्छे जीन से रूपांतरित कर दें, अच्छे जीन से रूपांतरित कर दें, तो इसे वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो एग्रोबैक्टीरियम के बारे में इतना। ये पौधों के लिए क्या करेगा, एक वेक्टर का काम करेगा। अब जरा यहाँ देखो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा, जो मैंने कॉपी पे लिखा है वही एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बोर्ड पे लिखा। तो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस के पास एक टीडीएनए होता है जो कि क्या है, कैंसर कॉजिंग जीन है। इस कैंसर कॉजिंग जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम रिप्लेस कर देंगे गुड चीज, इसको बना देंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस के पास टीडीएनए है जो कि कैंसर कॉजिंग जीन है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किससे करेंगे, गुड जीन से। कितना बड़ा ठीक है ना, बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना बेटा, टीडीएनए पे याद रखना है। टीडीएनए क्या है, कैंसर कॉजिंग जीन। इसी को हटा देंगे, इसी को हटा देंगे और इसकी जगह क्या करेंगे, कोई अच्छा जीन हम लोग ले आएंगे। ठीक है ना, तो ये वेक्टर का काम करेगा। अगला पार्ट हमारा जो हेडिंग है वो है, अभी तक पौधों में, अब लिखो वहाँ पे जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए संभावना। अगला पार्ट जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए संभावना। अगला हेडिंग रहेगा हमारा जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए संभावना। जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए संभावना।
देखो बेटा यहाँ क्या होगा, देखो जो कॉन्सेप्ट हमारी यहाँ चल रही है वही कॉन्सेप्ट हमारी यहाँ चल रही है, ठीक है। इसमें भी क्या है, पहली बात तो इसमें वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किसको करेंगे, रेट्रोवायरस। तो यहाँ पे जिसको हम वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा रेट्रोवायरस, ठीक है ना। इसके खराब डीएनए को निकाल देंगे और उस खराब डीएनए को अच्छे डीएनए से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और फिर उसके बाद इसी को रेट्रोवायरस को इस्तेमाल करेंगे वेक्टर के रूप में, किसके लिए, पौधों के, सॉरी जंतुओं के, ठीक है ना, पास हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो, रेट्रोवायरस है ना, तो ये जो है हमारी जंतु कोशिका में क्या करता है, कोई रोग पैदा करता है, ठीक है। तो जो रोग पैदा करने वाला जीन है, यानी कि जो खराब जीन है, ठीक है ना, इसमें कोई खराब जीन होगा हमारा, खराब जीन जो क्या करेगा बेटा, रोग पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा। इसको क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको हटाएंगे, ठीक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको हटाएंगे और इस खराब जीन को अच्छे जीन से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इसे क्या करेंगे, ये जो खराब जीन है ना, रिप्लेस्ड बाई गुड जीन। तो यहाँ पे लिखो, इसको बेटा यहाँ पे लिखो, रिप्लेस्ड बाई गुड जीन, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट जो पौधे इस्तेमाल की थी वही यहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको इतना बना लो और इसमें फिर इतना ही बना दें, फिर अगला बना दें। हो गया इतना। देखो टूल्स में हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एंजाइम पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया। टूल्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एंजाइम पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया और हमारा तीसरा जो चीज़ छूट रही वो है होस्ट। तो अगला एडिट रहेगा जो यहाँ पे हमारा टूल्स में अगला है वो है होस्ट, ठीक है। और इसको हिंदी में लिखोगे पर क्वेश्चन। और इसी के लिए इस्तेमाल होता है नाम क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ठीक है ना। और होस्ट के तौर पे जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, या आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, इसका नाम बेटा ई कोलन। ये क्या है, ये होस्ट सेल है, ये क्या है, परपोषी कोशिका बोलेंगे इसको, होस्ट सेल। होस्ट के तौर पे जो सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है वो यही है, होस्ट सेल इंग्लिश में बोलते हैं। देखो बेटा इसमें होता क्या है, बस दो बातें याद रखना। जो हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा फ्लो चार्ट पढ़ा था कल, उसमें क्या पढ़ा था, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बनाया था, ठीक है ना। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में जो एक जीन था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, उसको हमने जोड़ा था किसमें, वेक्टर में।
जब हम अपने वांछित डीएनए को वेक्टर में जोड़ते हैं तो जो वेक्टर बनता है उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब हम अपने वांछित जीन को वेक्टर में जोड़ते हैं तो जो अब डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। और जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट या परपोषी जीन या परपोषी कोशिका। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डायग्राम से देखो जरा, अगर ये हमारा कोई ऐसा जीन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन, ये हमारा है डिजायर्ड जीन। ठीक है ना। ये हमारा है वेक्टर, इसको अलग करना है। लेकिन हमने क्या करा है, इसको कट लगा दिया। कट लगाने का काम कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है। और इसको हमें यहाँ ट्रांसफर करना है, इसको हमें यहाँ जोड़ना है। तो जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा, डीएनए लाइगेज। इसको हम यहाँ लाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, और जो एंजाइम होगा वो कौन होगा, डीएनए लाइगेज। ये जोड़ने का काम करेगा। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा हमारा, ये बना वेक्टर, और वेक्टर के साथ हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो ये रहा। तो जो अब डीएनए मॉलिक्यूल बना इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसी को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यही है बेटा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसी को बोलेंगे। और ये है हमारा वेक्टर, ये वेक्टर है, ये डिजायर्ड जीन है, और ये क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इस डीएनए को जिस ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, वही होगा होस्ट। ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, इसको एक एरो निकल को इधर बना, ठीक है। इसको हमने ई कोलाई में ट्रांसफर करा, इसको हम दूसरे ढंग से दिखाते हैं। इसको हमने यहाँ ट्रांसफर करा, ठीक है। ये तो इसका खुद का डीएनए हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें जो है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारी होस्ट सेल हो गई। ये है होस्ट सेल, और यहाँ पे होस्ट सेल के तौर पे जो इस्तेमाल हो रही है ब्रैकेट में ई कोलाई, ये ई कोलाई। ठीक है। और ये क्या है, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये वाला हमारा ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो होस्ट समझ में आया क्या है, होस्ट समझ में आया क्या है, जरा इसको बना ऑफ कर दो। ठीक है बेटा, होस्ट किसको कहेंगे समझ आ गया। ऐसी कोशिका जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, वो क्या कहलाएगी, होस्ट कहलाएगी। तो इसमें लिखो जो एक लाइन लिखो, वह जीव या कोशिका, वह जीव या कोशिका, वह जीव या कोशिका जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये वाला जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है, कॉमा कॉमा होस्ट ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट में परपोषी जीव, होस्ट ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट में परपोषी जीव ब्रैकेट बंद, या होस्ट सेल ब्रैकेट में परपोषी कोशिका
होस्ट सेल ब्रैकेट में पर कोशिका ब्रैकेट में कहलाता है, कहलाता है, ठीक है बेटा। तो उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलो या होस्ट कोशिका बोलो, एक ही बात। तो कॉन्सेप्ट ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस सेल में या जिस जीव में हम ट्रांसफर करेंगे वो जीव क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। बात समझ आ गई बेटा। चलो ये होस्ट का कॉन्सेप्ट है। अगला हेडिंग है जो मेन हेडिंग चलेगी ना टूल्स, टूल्स के बाद देखो टेक्निक्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो अगला हेडिंग है हमारा वो है टेक्निक्स का। जो अगला हेडिंग है वो है टेक्निक्स का। टेक्निक्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक चीज और याद रखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं आरडीटी। कैसे लिखते हैं, जैसे ये आरडीटी। तो इसको अगर हमें पूरा लिखना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आरडीटी। तो ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में लिखेंगे इसको, ठीक है ना। कभी कभी बुक में ऐसे लिखा होता है कि आरडीटी टेक्नोलॉजी या आरडीटी सीधे। तो आरडीटी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम किन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें पहली चीज़ है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइप पे लिखो, नहीं तो कॉग्स डायरेक्ट करते हैं, हेडिंग ही डालना है ऐसे। जो पहली टेक्निक का नाम वो लिखो सीधे सीधे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरी टेक्निक का नाम है पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म में बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहली टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी टेक्निक है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो नंबर 1 करके लिखोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, नंबर 1 इलेक्ट्रोफोरेसिस। जरा इसके बारे में 2-3 बातें सुनो, होता क्या है फिर हम लोग। तो बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल होता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या काम करती है, जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है जिनके पास आवेश है यानी कि आवेश युक्त पदार्थ, उनका सेपरेशन करती है। जैसे डीएनए क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, और डीएनए पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज होगा। डीएनए पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो डीएनए कैसा है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डीएनए के पृथक्करण में जो तकनीक इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। क्या होगा, डीएनए के पृथक्करण में जो तकनीक इस्तेमाल होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसका भी पूरा नाम हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहाँ पे जो जेल के तौर पे इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा एग्रोस जेल, ठीक है। और यहाँ पे जो डाई इस्तेमाल होगी या जो भी एक तरीके से केमिकल इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 टर्मिनल लगे होते हैं जिनको एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। डीएनए के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा,
ट्रैवल करते हुए किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाला, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। हमें पता है डीएनए के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए जब ट्रैवल करेगा जेल के पास, जेल के ऊपर जब ट्रैवल करेगा इसके पास, तो ये ट्रैवल करते हुए किसके पास जाएगा? जहाँ पे प्लस टर्मिनल होगा वहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो डीएनए है इसका सेपरेशन होगा। बात समझ आएगी? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जो चार्ज पार्टिकल है उनका सेपरेशन होता है, ठीक है। ठीक, चलो इसको लिखो। अगर इसको एक लाइन में लिखें तो क्या है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज मतलब जिसके पास आवेश है, ठीक है ना, धनावेश और ऋणावेश, वही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। चार्ज पार्टिकल जैसे डीएनए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसको लागू करते हैं, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी डेफिनेशन होगी सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की सहायता से जो आवेशित पदार्थ हैं उनका पृथक्करण क्या कराएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इसी में एक लाइन अगर और लिख दें तो डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ बात करें, डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। डीएनए बी नेगेटिवली चार्ज, किसके पास जाएगा? मूव टू एनोड, ये एनोड के पास जाएगा, और एनोड के पास चार्ज कैसा है? प्लस। तो टेक्निक समझ में आ गई? सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या पार्टिकल लिख मॉलिक्यूल लिख देना, तब भी और करके मॉलिक्यूल लिख देना, ठीक है। पार्टिकल या मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या है? अणु है, इसलिए मॉलिक्यूल करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल या पार्टिकल अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डीएनए के पास कैसा चार्ज होता है? डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, यानी कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ मूव करेगा बेटा? एनोड की तरफ मूव करेगा। एनोड के पास कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इसको लिख दो, इसको बना दिया। अगला है पीसीआर। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अगला जो हमारा है तकनीक वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लो, यहाँ पे जो यहाँ पे जल इस्तेमाल होता है उसका नाम याद करो, नोट करके बाद ही लिखो, नोट करके लिखो। यहाँ पे जो जल इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एग्रॉस जल। एग्रॉस जल, इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रॉस जल। अगली हमारी टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
पीसीआर इसको अगली तकनीक का नाम है पीसीआर। बेटा इसको मिटा दो, हो गया। जो अगली तकनीक है वो है पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म बतानी चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है, अगर हम एक लैब के अंदर छोटे से डीएनए के टुकड़े से कई सारी डीएनए की प्रतिकृतियां बना दें, कई सारी डीएनए की कॉपी बना दें, तो वो क्या कहलाएगा? पीसीआर कहलाएगा। यानी कि छोटे से डीएनए के अणु से डीएनए की कई कॉपी बना देना क्या कराएगा, क्या कहलाएगा? वो पीसीआर कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ये? पीसीआर कहलाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है पीसीआर क्या है? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? लैबोरेटरी कंडीशन, लैब कंडीशन। ठीक है, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन। इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट यूजिंग, यानी इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग DNTPs, यूजिंग DNTPs। और इसको ब्रैकेट में लिखो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। ये क्या है इसका नाम? हाँ ऐसा, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये कौन से होंगे? कितने प्रकार के होता है? 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के। ठीक है, तो पीसीआर क्या है बेटा? लैबोरेटरी कंडीशन में क्या करना है, हम जो हमारा वांछित डीएनए का टुकड़ा है उसको हम कई सारी कॉपी बना दें, तो ये क्या कहलाएगा? पीसीआर कहलाएगा। इन विट्रो का मतलब होता है लैब। इन विट्रो का मतलब क्या होगा? लैबोरेटरी कंडीशन, यानी लैब के अंदर बनाना। एम्प्लीफिकेशन मतलब आवर्धन करना, बढ़ाना किसी चीज़ का, एम्प्लीफाई करना, मल्टीपल कॉपीज बनाना, बहुत सारी कॉपीज बनाना क्या कहलाता है? एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। किसका? डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, जो वांछित डीएनए है उसका कई सारी कॉपी बना देना लेबोरेटरी कंडीशन में क्या कहलाएगा? पीसीआर कहलाएगा। इसका इस्तेमाल करते हुए डीएनटीपीज का। तो डीएनटीपीज कितने हैं? 4 टाइप्स के, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब डीएनटीपी के 4 टाइप्स के कैसे होंगे? याद करो, एडिनोसिन, गुआनिन, ठीक है ना, और क्या होगा? साइटोसिन और थायमिन। जब हमारे प्यूरिन और पायरिमिडिन 4 प्रकार के इस्तेमाल होते हैं, तो डीएनटीपी भी यहाँ पे कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। क्योंकि हमारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं जो डीएनए में इस्तेमाल हो रहे हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो डीएनटीपी भी कितने होंगे? 4 होंगे। डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, अगर हम इसको बात करें कैसे बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 4 डीएनटीपीज बन गए। ये एक बेसिक नाम है। डीएनटीपी का क्या हो गया? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर इसका नाम दे दे चारों के आधार पर तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर एडेनिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे 4 प्रकार के क्या है? ये डीएनटीपीज है। क्लियर? तो डीएनटीपीज नाइट्रोजनस बेस के आधार पर कितने हो गए? 4 प्रकार के। तो डीएनटीपीज की फुल फॉर्म क्या हो गई? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो पहला क्या है हमारा? यूजिंग डीएनटीपीज। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? टैक पॉलीमरेज। ये भी डीएनए पॉलीमरेज होता है। टैक क्यों है? टैक पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर या 2 आरएनए प्राइमर, 2
नहीं, इसमें लगातार 2 RNA प्राइमर्स, और लास्ट में जो चौथा हमारा यहाँ पे कंपोनेंट होगा मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा 2, तो मैग्नीशियम आयंस। तो इनका इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, हम DNA की कई सारी कॉपी बनाएंगे लैबोरेटरी कंडीशन में, और यही कहलाएगा PCR। ठीक है बेटा, इसको लिखो। PCR की टेक्निकल रिजल्ट क्या होता है, PCR के बारे में पता चला क्या होता है। तो इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड DNA सेगमेंट यूजिंग DNTPs, टेक पॉलीमरेज, 2 RNA प्राइमर्स और मैग्नीशियम आयंस। तो टेक पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा सा जानो, ये क्या है, इतना लिखिए बेटा। सिर्फ टेक पॉलीमरेज की बात करेंगे, इसको अलग से नोट करके जाओ लिखो। तो अगर हम टेक पॉलीमरेज की बात करें, बेटा ये भी एक क्या है, DNA पॉलीमरेज है। DNA पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम। तो ये भी क्या है, एक एंजाइम जो कि कैसा है, DNA पॉलीमरेज ही है। लेकिन फर्क ये है, ये एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये कहाँ मिल रहा है, एक बैक्टीरिया में मिल रहा है। ये क्या है, ये DNA पॉलीमरेज ही है। DNA पॉलीमरेज जो कहाँ मिल रहा है बेटा, बैक्टीरिया में मिल रहा है। बैक्टीरिया में मिलता है। इसमें एक चीज और लिख देता, DNA पॉलीमरेज है जो कहाँ मिलेगा, हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया में मिलेगा। हॉट स्प्रिंग, एक चीज और, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म झरने, गर्म झरने। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया में मिलता है टेक पॉलीमरेज। ठीक है, तो गर्म झरने में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनमें क्या मिलेगा, टेक पॉलीमरेज। ठीक, तो यहाँ पे टेक पॉलीमरेज का ही इस्तेमाल क्यों करेंगे, सवाल ये उठता है। यहाँ पे टेक पॉलीमरेज का इस्तेमाल क्यों करेंगे, नॉर्मल DNA पॉलीमरेज का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। 2 बातें, क्योंकि इस प्रोसेस में DNA को या DNA के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। अभी लिखना नहीं है, सुनो के DNA को या DNA के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए कितना तापमान चाहिए, लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और इस तापमान पे अगर हम साधारण DNA पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं प्रोटीन जल्दी डीनेचर्ड हो जाते हैं, प्रोटीन जल्दी खराब हो जाते हैं तापमान मिलने पर। इतने तापमान पर DNA पॉलीमरेज खराब हो जाएगा, क्योंकि DNA पॉलीमरेज क्या है, एक प्रोटीन ही है। बात समझ आ रही है। तो प्रोटीन अधिक तापमान पर खराब हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, उनकी प्रकृति बदल जाती है। इसीलिए एक ऐसा पॉलीमरेज जो कि हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया में मिलता है, और ये बैक्टीरिया लगभग 90 से 100 डिग्री तापमान पर मिलते हैं। जब ये बैक्टीरिया खुद में 90 से 100 डिग्री तापमान पर पाए जा रहे हैं, यानी इतना गर्म पानी में मिलते हैं, तो इनके अंदर जो जो टेक पॉलीमरेज या DNA पॉलीमरेज होगा वो कितने डिग्री तापमान पर होगा, ऑटोमेटिकली 90 से 100 डिग्री तापमान पर होगा। इसीलिए हम इनके जो DNA पॉलीमरेज है यानी कि टेक पॉलीमरेज है, इसका इस्तेमाल करेंगे PCR तकनीक में, ना कि नॉर्मल DNA पॉलीमरेज का इस्तेमाल। समझे, टेक पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट समझा है, क्यों कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। तो टेक पॉलीमरेज का फुल फॉर्म एक बार और लिख लो बेटा, इसको कहते हैं थर्मस एक्वेटिकस। T अलग है, A अलग है। T का मतलब है थर्मस, बैक्टीरिया का नाम बेटा ये, और एक्वेटिकस। एक्वेटिकस थर्मस का मतलब होता है कि गर्म पानी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया। एक्वेटिकस का मतलब पानी में, और थर्मस का मतलब गर्म। तो गर्म पानी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया क्या कहलाता है, थर्मस एक्वेटिकस। और ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम है, इसीलिए इसको अंडरलाइन करना, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है ना। तो T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वेटिकस।
तो इसी बैक्टीरिया से जो डीएनए पॉलीमरेज मिला उसका नाम पड़ गया टेक पॉलीमरेज, और इसका इस्तेमाल करते हैं पीसीआर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आदत है, ठीक है, मुझे पता नहीं, बंद करो।